हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है प्लाज्मोडियम। सबसे पहले हम लेते हैं प्लाज्मोडियम का क्लासिफिकेशन। प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू द फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्योंकि स्पोर्स बनते हैं इसमें बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लास है टीलोस्पोरिडिया, ऑर्डर है हीमोस्पोरिडिया, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल का एंडोपैरासाइट है, हीमोग्लोबिन को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो हीमोस्पोरिडिया ऑर्डर है। जीनस है प्लाज्मोडियम और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली स्पीशीज़ है वाइवेक्स। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्लास टीलोस्पोरिडिया, ऑर्डर हीमोस्पोरिडिया, जीनस प्लाज्मोडियम और स्पीशीज वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम का जो वाहक होता है वो होता है फीमेल एनाफिल मच्छर, और प्लाज्मोडियम के कारण जो रोग होता है वो है मलेरिया। तो मलेरिया कॉजिंग स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम कौन सी हैं? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल। इसमें से सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये अपने आप में एक प्रश्न बनता है कि नेम द स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट कॉजेज मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, अब हम लेते हैं प्लाज्मोडियम एंडोपैरासाइट है। ये अपना जीवन चक्र दो जीवों में पूरा करता है, एक होता है प्राइमरी होस्ट, दूसरा होता है सेकेंडरी होस्ट। क्योंकि ये अपना जीवन चक्र दो जीवों में पूरा करता है, हम कहेंगे ये डाइजेनेटिक है। प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग और सेकेंडरी होस्ट होता है फीमेल एनाफिल मस्क्यूटो। फीमेल एनाफिल मस्क्यूटो जो है ये प्लाज्मोडियम का वाहक है। अब हम लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल दो प्रकार की होंगी, एसेक्सुअल साइकिल एंड सेक्सुअल साइकिल। Asexual cycle is also known as schizogony and sexual cycle is also known as gamogony. Gamogony means formation of gamete and schizogony means एक particular size gain करने के बाद में इसमें multiple fission होगा and number of spores are formed. Asexual cycle complete होती है human being के अंदर, जबकि sexual cycle complete की जाती है फीमेल एनाफिल मस्क्यूटो के अंदर। इसकी इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? स्पोरोजॉइट्स, स्पोर्स बन रहे हैं तो स्पोरोजॉइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज। अब हम लेते हैं एक स्पोरोजॉइट के स्ट्रक्चर। यहाँ आप देख रहे हो स्पोरोजॉइट जो है ये स्पिंडल शेप का होता है। इसकी साइज़ जो है ये 6 से 15 म्यू लंबी होती है और इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है। बड़ा केंद्रक होता है, सबसे बाहर की जो बाउंड्री लाइन है वो पेलिकल है और पेलिकल जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है, सूक्ष्म नलिकाओं की बनी होती है। आगे वाले भाग में एक छिद्र होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल इज सराउंडेड बाय ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, तो जिसको कहेंगे एपिकल कैप। और इसमें आगे की तरफ एक जोड़ी सिक्रेटेरो ग्रंथि होती है जो एक केमिकल सिक्रेट करती है जो कि कोशिका को भेदने की क्षमता रखती है। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजॉइट। अब हम लेते हैं इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ ऑल्सो नोन एज साइजोगोनी, और साइजोगोनी कंप्लीट की जाती है ह्यूमन बीइंग में। हमने अभी पढ़ा कि इसकी संक्रामक अवस्था है स्पोरोजॉइट जो स्पिंडल शेप का है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट एंटर हो रहा है लीवर सेल में। सबसे पहले हम लेते हैं फीमेल एनाफिलिस मच्छर जो संक्रामक है। जो संक्रामक फीमेल एनाफिलिस मच्छर है वो जब किसी स्वस्थ व्यक्ति का खून चूसती है तो खून चूसने के लिए ये अपना प्रोबोसिस जो है वो हमारी स्किन में डालती हैं, और प्रोबोसिस के साथ साथ में सलाइवा सिक्रीट किया जाता है, और सलाइवा के साथ ही थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजॉइट्स एंटर्स इन आवर ब्लड वेसल, और वहाँ ब्लड सेल को पेनिट्रेट करके स्पोरोजॉइट जो है ब्लड सेल में एंटर कर जाते हैं। और परिसंचरण के साथ में, सर्कुलेशन के साथ में लगभग आधे घंटे के बाद में जब ये ब्लड पहुंचता है हमारे लीवर में, तो लीवर के अंदर जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो ब्लड वेसल में से बाहर आकर के एंटर कर जाते हैं लीवर सेल में। तो यहाँ जो डायग्राम दे रखा है ये लीवर सेल का है, और इस स्टेप को कहते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। क्या कहेंगे? प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। यहाँ पर देखें प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, क्योंकि अभी ये रेड ब्लड सेल में
जो है होस्ट के रूप में नहीं गया है, खाली फीमेल एनाफिल मच्छर से हमारे परिसंचरण में आया और परिसंचरण से होकर के कहाँ पर आया है, जब लीवर में, तो स्पोरोजोइट एंटर करेंगे लीवर सेल में, तो इसको कहेंगे प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ये एक स्पोरोजोइट लीवर सेल में एंटर करा जैसे, उसके बाद में यहाँ से ये पोषण ग्रहण करेगा और इसकी साइज इंक्रीज होगी और अब ये कहलाएगा साइजोंट। अब क्या कहलाएगा, साइजोंट। साइजोंट होने के बाद में अब इसके अंदर मल्टीपल फीजन होगा, मल्टीपल फीजन। मल्टीपल फीजन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर बहुत सारे क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे और मल्टीपल फीजन के बाद में अब इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लीवर सेल जो है उसको बर्स्ट कर देगा। ये लीवर सेल को बर्स्ट करके जब ये बाहर रिलीज होते हैं तब इनको कहते हैं क्रिप्टोमीरोजॉइट्स। क्या कहते हैं, क्रिप्टोमीरोजॉइट्स। इस तरह से लीवर सेल को डैमेज कर दिया जाता है और थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टोमीरोजॉइट्स आर लिबरेटेड आउट। ये प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में जो समय लगता है वो लगता है लगभग 3 दिन का। तो इस तरह से ये कंप्लीट होती है प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब जो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स जो बाहर आए हैं लीवर कोशिका को तोड़ करके, ये अन्य लीवर कोशिका के अंदर एंटर करते हैं। अब यहाँ जैसे दिखा रखा है, ये दूसरी लीवर कोशिका में एंटर किया। एंटर करने के बाद में वापस अगेन ये पोषण ग्रहण करेगा, साइज में इंक्रीज होगा और इसको वापस क्या कहेंगे, साइजोंट। साइजोंट जो है अब इसमें क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन के परिणाम स्वरूप अगेन इसमें क्या बनेंगे, थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पर ये जो स्पोर्स हैं ये वापस लीवर सेल के ऊपर प्रेशर डालेंगे, लीवर सेल की वॉल जो है, लीवर सेल की मेम्ब्रेन जो है इसको डैमेज कर देंगे और बाहर रिलीज हो जाएंगे। अब इस अवस्था में इनको कहेंगे मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट्स। मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट्स। ये जो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट्स हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, छोटे साइज़ के और बड़ी साइज़ के। छोटी साइज़ के जो माइक्रो मेटा क्रिप्टोसॉइट्स होते हैं, माइक्रो मेटा क्रिप्टोसॉइट्स होते हैं, ये तो हमारी ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाते हैं और आरबीसी के अंदर एंटर करेंगे। जबकि जो बड़े साइज़ के होते हैं मैक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट्स, ये दूसरे लीवर सेल को डैमेज करेंगे और माइक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स जो है ये एंटर हो जाएंगे ब्लड सेल में। इस साइकिल को कहेंगे एक्स एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, क्योंकि अभी ये आरबीसी में एंटर नहीं किया है, लीवर कोशिकाओं में ही चक्कर काट रहा है। इसके बाद हमें बताना है माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइड जो हमारे ब्लड वेसल में एंटर कर गया। रेड ब्लड सेल साइकिल, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स जब हमारे रेड ब्लड सेल में एंटर करेगा, अब इसको कहेंगे ट्रोफोजॉइट। ट्रोफो का मतलब क्या होता है, भक्षण करना। तो ये हमारी लाल रुधिर कोशिकाओं का भक्षण करेंगे। अब ट्रोफोजॉइड्स पोषण ग्रहण करने के बाद में ये इसमें एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है। तो ये वैक्यूल दिखा रखा है, बड़ा वैक्यूल बनने के कारण इसका जो केंद्रक है वो एक साइड में चला गया। तो इस स्टेज को कहेंगे सिग्नेट रिंग स्टेज, क्योंकि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। जिस तरह से रिंग होती है उसमें एक साइड में डायमंड होता है, तो ये एक साइड में न्यूक्लियस हो गया, एक बड़ा वैक्यूल क्रिएट हो गया है, तो इसको कहेंगे सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद में अब इसकी संरचना होती है इरेगुलर हो जाती है, तो इसको कहेंगे अमीबॉइड स्टेज। अमीबॉइड स्टेज के बाद में अब इसमें जो है ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा पहले मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा, और प्रत्येक न्यूक्लियस के बाहर फिर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होकर के और छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेगा। जो इसके अंदर जो बाउंड्री वॉल है, इस बाउंड्री वॉल में एक इस तरह से ये अरेंज हो गया, तो इस तरह से फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना है इसको कहेंगे रोजेट स्टेज। क्या कहेंगे इसको, रोजेट स्टेज। तो ये कितने बनते हैं, ये न्यूक्लियस कितने उसमें डिवाइड करता है, 12 से 24 मीरोजॉइड्स में डिवाइड करता है। और ये 12 से 24 जो मीरोजॉइड्स हैं ये परिधि की तरफ जो है अरेंज हो जाते हैं।
तो इनको इस स्टेज को क्या कहेंगे? रोजेट स्टेज। रोजेट स्टेज के बाद भी हमें बताना है कि ये जो मीरोजॉइट्स बने हैं 12 से 24, तो अब ये जो पोषण ग्रहण करते हैं रेड ब्लड सेल का, तो रेड ब्लड सेल में हमारे में मेन क्या है? मेन क्या है इसके अंदर? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है वो टूटता जाता है हीमेटिन, हीमोजोइन एंड ग्लोबिन। ये लिख रखा है ग्लोबिन एंड हीमोजोइन। ग्लोबिन जो है ये तो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो ये प्रोटीन जो है ये तो डाइजेस्ट कर लिया जाता है मीरोजॉइट्स के द्वारा। और हीमोजिन जो है ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और ये ग्रेन्यूल्स के रूप में सेल के अंदर जो है इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो ग्रेन्यूल्स के रूप में सेल में इकट्ठा हो जाता है, इन हीमोजिन ग्रेन्यूल्स को कहते हैं शूफर्स डॉट्स। क्या कहते हैं? शूफर्स डॉट। तो इस तरह से ये हीमोग्लोबिन को तोड़ दिया ग्लोबिन और हीमोजोइन में। हीमोजोइन जो है इसके तो ग्रेन्यूल्स इकट्ठे होकर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सूफर्स डॉट्स कहेंगे, और ग्लोबिन डाइजेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद में अब ये मल्टीप्लाई करेगा और ये जो खूब सारे साइज, ये साइजोंट बन गया, साइज में बड़ा हो गया। अब वापस ये मल्टीपल फिजन करने से इसमें 3 तरह की संरचना बनती हैं और ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं संख्या में कि हमारी जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है इसको तोड़कर बाहर बर्स्ट हो गए। तो ये आरबीसी की मेम्ब्रेन टूटते हुए दिखाई है और ये बाहर रिलीज़ हो गए हैं। जब आरबीसी की मेम्ब्रेन टूट करके ये बाहर रिलीज़ होते हैं तो ठंड लग करके बुखार चढ़ना जो मलेरिया के कारण होती है, वो ये वाली अवस्था है जब आरबीसी कोशिका बर्स्ट करके ये बाहर आते हैं। अब इसमें से 3 तरह के ये आए हैं। एक तो है साइजोंट, दूसरे हैं मेगा गैमेटोसाइट, तीसरा है माइक्रो गैमेटोसाइट्स। ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये अब वो सेल हैं जिनसे आगे गैमेट फॉर्मेशन होगा। जिनसे आगे क्या बनेगा? गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो मेगा गैमेटोसाइट्स और माइक्रो गैमेटोसाइट्स जो है इसका आगे का डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है। इसके आगे के डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो ह्यूमन बीइंग में ज़्यादा होता है, इस कारण से वहाँ पर वो आगे सरवाइव भी नहीं कर पाते हैं। कुछ घंटों के अंदर अगर कोई फीमेल एनाफिल मच्छर इसका खून नहीं चूसेगी तो ये माइक्रो गैमेटोसाइट्स और मेगा गैमेटोसाइट्स अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है। और रात के समय ये जो ब्लड वेसल है उसके बाहर की तरफ आ जाते हैं, बाउंड्री पर आ जाते हैं। तो रात के समय जब कोई फीमेल एनाफिल मच्छर किसी मनुष्य का रुधिर चूसती है जिसमें माइक्रो गैमेटोसाइट्स और मेगा गैमेटोसाइट्स हैं, तो ये उसके ब्लड में चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं गैमेटोसाइट जो अवस्था है ये फीमेल एनाफिल मच्छर के लिए संक्रमणकारी अवस्था है। और जो साइजोंट बने हैं, जो साइज में बड़े हैं, ये वापस किस में चले जाएंगे? ये वापस दूसरे आरबीसी कोशिका में चले जाएंगे। इस तरह से जो है ये कंप्लीट होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी साइजोगोनी इन ह्यूमन बीइंग। तो हमें इसमें लीवर सेल के बारे में, लीवर सेल के अंदर ही 2 तरह की साइकिल कंप्लीट हुई है। प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो लगभग 3 दिन में कंप्लीट होती है और उसके बाद में एरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो लगभग 5 दिन में कंप्लीट होती है। फिर ये मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइट्स जो हैं जो माइक्रो साइज के हैं ये एंटर करते हैं आरबीसी में, तो ये कहलाएगी एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में हमें क्या डिस्क्राइब करना है? ट्रोफोजॉइड स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज, अमीबॉइड स्टेज, रोजेटी का फॉर्मेशन। रोजेटी के बाद में हमें हीमोग्लोबिन टूट रहा है, ग्लोबिन और हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स बन रहे हैं। हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स जो है ये शुफनर्स डॉट्स बना रहे हैं। उसके बाद में ये आरबीसी को जो सेल है ये बर्स्ट होकर के इसमें से जो रिलीज़ होते हैं या तो गैमेटोसाइट स्टेज रिलीज़ होगी, साथ साथ में कुछ साइजोन्ट्स रिलीज़ होंगे। गैमेटोसाइट में मेगा गैमेटोसाइट एंड माइक्रो गैमेटोसाइट्स। ठीक है। मेगा मतलब जो बड़ी साइज़ के हैं, माइक्रो मतलब जो छोटी साइज़ के हैं। तो मेगा गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट जो हैं ये आगे सर्वाइव, ज़्यादा समय के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते हैं हमारे ब्लड में, क्योंकि इनको आगे के डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो हमारी बॉडी में उससे ज़्यादा टेम्परेचर है।
ठीक है। तो अगर कोई फीमेल एनाफिल मच्छर हमारा खून चूसती है रात के टाइम पर, जिसमें माइक्रोगैमेटोसाइट और मेगागैमेटोसाइट हैं, तो ये उसके सलाइवा में एंटर कर जाते हैं। इस तरह से हमें एरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो है रेड ब्लड सेल में, उसमें हमें डिस्क्राइब करना है ट्रोफोजॉइड, सिग्नेट रिंग, अमीबॉइड स्टेज, साइजोन स्टेज, और अब बन रहे हैं गैमेटोसाइट स्टेज, ठीक है। और रोजेट रिंग वाला और शुफनस डॉट का भी हमें इसमें डिस्क्राइब करना है। अब हम लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है फीमेल एनाफिल मच्छर में। तो हम इसको यहाँ से एंट्री दिखाएंगे। ये यहाँ से जो हमारी रेड ब्लड सेल है वो टूटी, बर्स्ट हुई। बर्स्ट होने के बाद उसमें से रिलीज होते हैं माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मैक्रोगैमेटोसाइट। यदि कोई स्वस्थ फीमेल एनाफिलिस मच्छर हमारा खून चूसती है जिसमें माइक्रो गैमेटोसाइट और मेगा गैमेटोसाइट होते हैं, तो वो उसके किस में पहुंच जाएंगे, अमाशय में पहुंच जाएंगे। तो ये इसका अमाशय वाला स्ट्रक्चर यहाँ बता रखा है। ये इसका स्टमक वाला पार्ट है और ये स्टमक की वॉल वाला पार्ट है, और यहाँ पर इसकी ये सलाइवरी ग्लैंड है मच्छर की। तो यहाँ देखें आप, माइक्रोगैमेटोसाइट एंड मेगागैमेटोसाइट। माइक्रोगैमेटोसाइट एंटर कर गए और मेगागैमेटोसाइट एंटर कर गए स्टमक में, एनाफिल मच्छर की स्टमक में। मेगागैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस। मियोसिस के परिणाम स्वरूप क्या बनेंगे, गैमेट। मेगा गैमेटोसाइट से मेगा गैमेट बनेगा, यानी ओवा फॉर्मेशन हुआ। ओवा फॉर्मेशन होता है तो साथ में पोलर बॉडी बनती है। और माइक्रो गैमेटोसाइट्स जो हैं इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होकर के ये इस तरह से बाहर की तरफ चला गया, और यहाँ पर अब ये साइटोप्लाज्म इसके बाहर सराउंड होगा, यानी होगा ये मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन अभी ये एक साथ में अटैच है। फिर ये फ्लैजिला डेवलप होंगे, ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, लेकिन अभी भी ये इकट्ठे अटैच हैं। अब ये एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएंगे और ये जो है स्पर्म फॉर्मेशन हुआ। स्पर्म जो है ये मोबाइल होगा, तो ये मूव करके पहुंचेगा ओवा के पास में। ओवा के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से ये एंटर कर सकता है। तो ये स्पर्म जो है ये ओवा के अंदर पेनिट्रेट कर देगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फर्टिलाइजेशन, यानी पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन द ओवा इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट उसके बाद में ये ओवल शेप का नहीं होकर के थोड़ा सा चपटा या स्पिंडल शेप का बन जाता है। तो अब इसी को कहेंगे ऊकाइनेट। क्या कहेंगे, ऊकाइनेट। जहाँ शब्द आता है काइनेट मतलब होता है मूवमेंट। अब ये जो ऊकाइनेट है ये यहाँ से स्टमक वॉल से मूव करके इसको पार करके इसके बाहर की तरफ आ जाता है, और बाहर जब ये आ जाता है इसके बाहर एक सिस्ट वॉल बन जाती है, और सिस्ट वॉल बनने के बाद में इसी संरचना को कहेंगे ऊसिस्ट। और जो मच्छर का जो स्टमक है, यहाँ आप देखें स्टमक जो है उस स्टमक वॉल के बाहर फुंसी के जैसे 200 से लेकर के 500 तक ये ऊसाइट्स जो है ये दिखाई देते हैं संक्रामक अवस्था में। तो ये ऊसिस्ट फॉर्मेशन हो गया 20 से लेकर के 500। अब ये जो ऊसिस्ट है इसके बाहर मतलब क्या है, सिस्ट फॉर्म है। अब इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में न्यूक्लियस के बाहर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म डिपॉजिट होगा। ये साइटोप्लाज्मिक मासेस डिपॉजिट होंगे, और साइटोप्लाज्मिक मासेस डिपॉजिट होने के बाद में अब इसमें लगभग 10,000 अप्रॉक्सीमेट 10,000 तक क्या बन जाएंगे, स्पोरोजॉइट्स बन जाएंगे। अब ये संख्या में इतने सारे हो गए हैं कि ये सिस्ट वॉल जो है ये बर्स्ट हो जाएगी। सिस्ट वॉल कब बर्स्ट होगी, जब ये जो है सलाइवरी ग्लैंड पे पहुंच जाएगा। तो ये सलाइवरी ग्लैंड दिखाई गई है। सलाइवरी ग्लैंड में आने के बाद में ऊसिस्ट जो है ये बर्स्ट हो गया, ऊसिस्ट बर्स्ट हो जाएगा, और स्पोरोजॉइट जो है ये सलाइवा में रिलीज हो गए। और अब इस तरह की फीमेल एनाफिल मच्छर जिसके सलाइवरी ग्लैंड में थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजॉइट्स आर प्रेजेंट, वो जब किसी स्वस्थ व्यक्ति का खून चूसेगी तो उसके सलाइवा के साथ में ये स्पोरोजॉइट उस व्यक्ति के ब्लड में पहुंच जाएंगे। ये इस तरह से यहाँ देखें आप, ये स्पोरोजॉइट्स जो हैं ये उस व्यक्ति के ब्लड में चले गए। ब्लड में आधे घंटे लगभग सर्कुलेट करने के बाद में ये लीवर सेल में चले जाएंगे, और लीवर सेल में जाने के बाद जो प्रोसेस आपको पहले बताया था वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो प्रोसेस कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल,
फिर हमें बताना है एक्स एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, फिर हमें बताना है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ठीक है, और यहाँ शॉर्ट में मैंने लिख रखा है इसमें दो तरह के मेगा गैमेटोसाइट, मेगा एंड माइक्रो। मेगा गैमेटोसाइट से मेगा गैमेट बनेंगे यानी ओवा, माइक्रो गैमेटोसाइट से स्पर्म्स बनेंगे। ओवा की संख्या कम होती है, स्पर्म्स की संख्या ज़्यादा होती है। ओवा साइज में बड़ा होता है, स्पर्म जो है फ्लैजिलेटेड होता है, मूवेबल होता है। इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है वो फिर किस में कन्वर्ट होगा, ऊकाइनेट में कन्वर्ट होगा। ऊकाइनेट जो है ये स्टमक वॉल को बाहर आकर के सिस्ट बन जाएगी इसके बाहर, तो इसको ऊसिस्ट कहेंगे। ऊसिस्ट के अंदर अब मल्टीपल फ्यूजन होगा जिससे कई सारे स्पोरोजॉइड्स बन गए, 10,000 के करीब स्पोरोजॉइड्स बन गए। ये स्पोरोजॉइड्स जो है ये जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है सिस्ट वॉल टूट जाती है और सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ये स्पोरोजॉइड्स जो है ये रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से हमें ये डायग्राम बनाना है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो फीमेल एनाफिल मच्छर। आप इसको स्कैन कर सकते हो, सारे नाम इसमें क्लियर हैं और ये थ्योरी भी इसके नीचे थोड़ी सी जो दे रखी है ये भी आप देख लें, ये हमें पूरे स्टेप्स याद रहेंगे। अब हम लेते हैं, यहाँ मैंने केवल डायग्राम बनाया है, इसको लेबल नहीं किया है। अब आप इस डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस कर लें और जो 2 स्टेप्स में आपको बताया है वो आप यहाँ आराम से लेबल कर सकते हो। ये जो पार्ट बनाया है ये बनाया है फीमेल एनाफिल मच्छर का स्टमक वाला पार्ट, ये स्टमक वाला पार्ट है और ये स्टमक वॉल के बाहर ये पार्ट है जिसमें सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऊसिस्ट बन रही है, मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है और ये स्पोरोजॉइड्स बन रहे हैं और ये सलाइवरी ग्लैंड वाला पार्ट है। और ये जो पार्ट बताया है ये है प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, यहाँ है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, एक्स एरिथ्रोसाइटिक साइकिल एंड एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। नाम मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर ही दिए, तो वो नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में जो है कितना टाइम लगता है, लगभग 3 दिन का। एक्स एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में टाइम लगता है लगभग 5 दिन का। और इस तरह से आरबीसी कोशिका का में एंटर करने के बाद उसको तोड़ने में लगभग समय लगता है 2 या 3 दिन का। तो मच्छर के डंक मारने से लेकर के आरबीसी कोशिका के टूटने तक का टाइम यानी फीवर होने वाला टाइम जो है, ठंड लगकर बुखार चढ़ने वाला जो टाइम है, इसमें लगभग कितना दिन लग गया, 13 से 14 दिन का टाइम लग जाता है। तो इस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसको क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। फीमेल एनाफिल मच्छर में ये अपना कौन से प्रकार का जीवन चक्र पूरा होता है, गैमेट फॉर्मेशन का यानी गैमोगोनी। और ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, स्पोर फॉर्मेशन यानी स्पोरोगोनी। इस तरह से हम पूरा जो है ये डिस्क्राइब कर सकते हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप केवल ये डायग्राम और इससे पहले जो आपको बताया था ये जो 2 हिस्सों में डायग्राम बनाया है ये याद कर लें, क्लासिफिकेशन याद कर लें। और ये 4 स्पीशीज़ जो हैं ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं आएगा। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।